आज हम पैरा 2.2 जो कि आपका पेज नंबर 26 पर दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जटिल व्यंजकों को पढ़ना और उनका मान निकालना। कभी कभी जब कोई व्यंजक किसी संदर्भ के साथ नहीं होता है, तब उसका मान ज्ञात करने की एक से अधिक विधियां हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में व्यंजक का अधिक सटीक मान कैसे निकाला जाए, यह निर्दिष्ट करने के लिए कुछ साधन और नियमों की आवश्यकता होती है। तो हमें मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा कुछ नियमों की आवश्यकता तो होती है। और दूसरी बात कि जब आपका वाक्य स्पष्ट ना हो हिंदी के अंदर भी, तब भी आप कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या करना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, भाषा के साथ एक उदाहरण देते हुए दिए गए वाक्यों को देखिए। वाक्य आपका बड़े ध्यान से समझिए इसको। शालिनी खिलौनों के साथ एक सहेली के पास बैठी है। अब इस वाक्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सहेली के पास खिलौने हैं और शालिनी उसके पास बैठी है। ये आपकी शालिनी है। ये कौन है? शालिनी। इसका नाम क्या है आप ऐसा समझिए, ये है शालिनी। ठीक है, ये शालिनी है। शालिनी के पास खिलौने नहीं हैं, सहेली के पास खिलौने। ये उसकी सहेली है और ये इस खिलौनों को लेकर बैठी है और ये इसे देख रही है शालिनी। तो इस वाक्य का ये अर्थ है कि शालिनी के पास खिलौने नहीं है, लेकिन वह खिलौने लेकर बैठी है, अपनी सहेली के पास बैठी हुई है। अब दूसरा जो वाक्य है ये वाला है, शालिनी खिलौनों के साथ, और यहाँ लगा है कॉमा, एक सहेली के पास बैठी है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैथमेटिक्स को समझाया जा रहा है, लेकिन आपको उदाहरण हिंदी का लेकर। ठीक है कि कामा का क्या महत्व होता है, इसी प्रकार से गणित में भी अपने अपनी चीजों का महत्व होता है। शालिनी खिलौनों के साथ सहेली के पास बैठी है। अब खिलौने किसके पास है? ये आपकी शालिनी हो गई, ये शालिनी। तो अब खिलौने शालिनी के पास है और वो उसकी सहेली के पास बैठी हुई है। तो शालिनी खिलौनों के साथ, और कामा लगा है, एक सहेली के पास बैठी है। अब इन दोनों बातों में क्या अंतर है? ये जो आपका वाक्य था और ये जो वाक्य है, इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? इन दोनों वाक्यों में सिर्फ एक कॉमा का ही अंतर है। एक कॉमा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि खिलौने किसके पास है। ठीक है, अर्थ है शालिनी के पास खिलौने हैं और वह उन्हें लेकर अपनी सहेली के पास बैठी हुई है। तो एक कॉमा से कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। विराम चिन्ह के बिना इस वाक्य के दो भिन्न प्रकार से अर्थ निकाले जा सकते हैं। अल्प विराम का उचित उपयोग निर्दिष्ट करता है कि वाक्य को कैसे समझा जाए। आइए एक व्यंजक देखते हैं जिसका मान एक से अधिक विधियों से निकाला जा सकता है। ये बिल्कुल आईएमपी है, ध्यान से समझिए। यहां से मल्लेश खेल के मैदान में 30 कंचे लाया। ठीक है, हम इसका सेंटेंस बनाएंगे गणितीय रूप में। अरुण कंचों के थैले लाया। मल्लेश क्या लाया? 30 कंचे लाया। अरुण कंचों के 5 थैले लाया और प्रत्येक थैले में 4 कंचे थे। मल्लेश और अरुण खेल के मैदान में कितने कंचे लेकर आए? तो इसके लिए यहाँ पर गणितीय व्यंजक बनता है 30 धन 5 गुणित 4। क्या आप ऐसा व्यंजक सही मानते हैं कि 30 धन 5 गुणित 4 लिखा हुआ है? ठीक है, एक जो थैला है उसके अंदर 4 कंचे हैं, तो ये 4 गुणित 5 गुणित 4 लिख दिया और 30 में इसको प्लस कर दिया। बिल्कुल सही है, लेकिन इसका अर्थ कुछ और निकलता है। अब आप समझिए कि गणित में होता क्या है। इस व्यंजक के पीछे का संदर्भ जाने बिना पूर्णा ने इस व्यंजक का मान 140 निकाला। पूर्णा ने क्या किया? इसका मान 140 निकाला। तो 140 कैसे निकाल दिया इसका मान? 30 धन 5 गुणित 4, इसका मान 140 निकाल दिया। तो कैसे निकाल दिया? उसने पहले 30 धन 5 को जोड़ा और 35 प्राप्त हुआ। क्या किया उसने? 30 धन 5, सॉरी यहाँ 30 है, ये आपका 30 है। 30 धन 5, 30 धन 5 को पहले जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका 35 और 35 में गुणा कर दिया 4 का, तो ये हो गया आपका 35 दूना 70 और 140। ठीक है, ये हो गया 140। तो पूर्णा ने इस प्रकार से इसे सॉल्व किया।
फिर 35 को 4 से गुणा करके 140 प्राप्त कर लिया। मल्लेश ने इस व्यंजक का मान 50 निकाला। उसने 5 और 4 को गुणा करके 20 प्राप्त किया और उस 20 से 30 को जोड़कर 50 प्राप्त किया। मल्लेश ने क्या किया, इसी व्यंजक को 30 धन 5 गुणित 4 उसने इस तरफ से सॉल्व किया। 5 चौको 20 और इसमें जोड़ दिया फिर उसने 30, तो ये हो गया आपका 50। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व किया। अब देखिए यहाँ 50 और यहाँ 140। अब आप बताइए कि किसका गलत है और किसका सही है। बता सकते हैं आप कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इस स्थिति में मल्लेश सही है, किंतु पूर्णा ने इसे गलत क्यों समझा। तो आप ये सोचने लगेंगे कि पूर्णा गलत क्यों है, उसने भी संक्रियाएं तो सही उपयोग करी और मल्लेश ने भी वही किया है। तो मल्लेश ने इस तरफ से गुणा कर दिया और बाद में जोड़ दिया, पूर्णा ने पहले गुणा कर दिया और पहले जोड़ दिया और फिर गुणा किया। तो दोनों का समझने का अपना अपना तरीका है, लेकिन गणितीय भाषा में ये हुआ है जो सही हुआ है। मल्लेश का उत्तर 50 सही है। व्यंजक 30 धन 5 गुणित 4 को केवल देखने से स्पष्ट नहीं होता है, यह अस्पष्टता के कारण हुआ है। ठीक है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, जैसा कि इसके अंदर आपको कॉमा नहीं दिया था, इसके कारण से स्पष्टता नहीं थी। इसमें कॉमा देने के बाद एकदम क्लियरेंस हो गया कि किसके पास खिलौने थे। इसी प्रकार से इसमें कौन सी संक्रियाओं को पहला करना है उसका स्पष्ट संकेत यहाँ पर नहीं दिया गया। हमें पहले योग करना चाहिए या गुणा। जिस प्रकार भाषा में विराम चिन्ह का उपयोग करके संदेहों को हल किया जाता है, उसी प्रकार से व्यंजकों का मान निकालने के लिए संदेहों को हल करने हेतु गणित में कोष्ठकों और पदों की धारणा का उपयोग किया जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। व्यंजकों में कोष्ठक। कंचों की संख्या ज्ञात करने के लिए व्यंजक 30 धन 5 गुणित 4 में पहले हमें 5 और 4 का गुणा करना था और फिर इस गुणनफल को 30 के साथ जोड़ना था। संक्रियाओं का यह क्रम कोष्ठकों के उपयोग द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है। अब यहाँ पर यह क्लियरिटी आ गई इसके अंदर कि पहले क्या करना है। आपने एक नियम पढ़ा होगा, बोर्ड मास। क्या नियम होता है, बोर्ड मास। यदि यह नियम आपने नहीं पढ़ा है तो तुरंत पढ़िए, क्योंकि मैथमेटिक्स का सारे रूल, सारी संक्रियाओं को, कौन सी संक्रियाओं को पहले हल करना है, कैसे करना है, ब्रैकेट कब खोलना है और ब्रैकेट को किस नंबर पर सोल्व करना है, किस प्रकार से, तो हर चीज बोर्ड मास के अंदर दी गई है। इस विषय का वीडियो आपको प्लेलिस्ट से देखने को मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो ये एक आईएमपी रूल है मैथमेटिक्स का, इसे समझिए। तो बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। ठीक है, पहले आपको ब्रैकेट, तो ये आपका यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 5 गुणित 4 को पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, जब कोष्ठक वाले व्यंजक का मान निकालते हैं तो हमें अन्य संक्रियाओं का पालन करने से पहले कोष्ठक के अंदर का व्यंजक का मान ज्ञात करना होता है। अतः उपरोक्त व्यंजक में पहले हमें 5 गुणित 4 का मान ज्ञात करना है, फिर योग करना है। इस प्रकार यह व्यंजक कच्चों की संख्या को दर्शाता है। तो ये 5 गुणित 4 20 हो गया और ये 30 इसमें जोड़ दिया। कुल मिलाकर मल्लिका ने जो किया वो सही किया था, 50 उत्तर। चलिए इसके बाद इसी प्रकार से एक और उदाहरण दिया गया है। इरफान ने 15 रुपए में बिस्किट का एक पैकेट, 56 में तूर की दाल का एक पैकेट खरीदा। उसने दुकानदार को 1100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए। इस एक व्यंजक लिखिए जो दुकानदार से इरफान को वापस मिलने वाले रुपयों की गणना करने में हमारी सहायता कर सकता हो। तो क्या क्या खरीदा, 15 रुपए में बिस्कुट का पैकेट खरीदा और 56 रुपए में तूर की दाल खरीदी। इरफान ने और पैसे दिए 100 रुपए। अब इसका व्यंजक लिखना है कि कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो इरफान ने बिस्कुट के पैकेट पर 15 रुपए और तूर की दाल पर 56 रुपए खर्च किए। अतः रुपयों में कुल मूल्य 15 धन 56, इतने रुपए खर्च किए उसने, 15 धन 56। ठीक है, उसने दुकानदार को 100 रुपए दिए। कितने दिए, 100 रुपए दिए। अतः उसे 100 में से कुल रुपए घटाकर बाकी रुपए वापस लेने चाहिए। अतः हम इस व्यंजक को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 100 ऋण 15 धन 56। क्या ऐसा लिख सकना सही है या गलत है, आप सोचकर मुझे बताइए। क्या ऐसा सही है कि 100 ऋण 15 धन 56? तो ये आपका गलत है।
ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि आप 100 में से 15 घटा के फिर 56 जोड़ देंगे तो ये उत्तर और उल्टा ज़्यादा हो जाएगा। क्या हम पहले 100 में से 15 घटाकर फिर उसमें परिणाम को 56 जोड़ सकते हैं? ऐसा करने से 141 प्राप्त होगा। ऐसा करने से ऐसा जो लिखा हुआ इससे जो है 100 ऋण 15 धन 56 को यदि आप सोल्व करते हैं तो 141 आ जाएगा। तो रुपए 100 दिए और 141 दुकानदार से वापस लेना है क्या उसको? तो और उल्टा दुकानदार 41 रुपए उसको दे देगा अगर ऐसा जोड़ घटाव करेगा तो। यह असंगत है, उसे दुकानदार को चुकाए गए रुपयों से अधिक रुपए मिले। इस स्थिति में हम एक कोष्टक का उपयोग कर सकते हैं। अब कोष्टक क्या है आपका? ये वाला 15 धन 56 इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को जोड़ने के बाद घटाना है। ठीक है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि कितने रुपए खर्च किए, 56 रुपए, सॉरी 56 और 15, कुल मिला के 15 और 56 को यदि जोड़े हम तो 6 5 तो 11 और 6 और 1 7। ठीक है, 5 और 6 और 1 7, 71 रुपए उसने खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 71 रुपीज खर्च किए। अब 71 रुपीज खर्च किए तो हम 71 रुपीज को ही तो घटाएंगे। 100 में से हम क्या घटाएंगे? 71 को घटाएंगे, तब जाकर आपके पास 29 रुपीज आएगा। तो पहले कोष्टक के अंदर के व्यंजक को निकालने पर हमें 100 ऋण 71 प्राप्त होता है जो 29 है। अतः इरफान को 29 रुपये वापस मिलेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट है व्यंजकों में पद। व्यंजकों में पद को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास बिना किसी कोष्टक का व्यंजक 30 धन 5 गुणित 4 है। जो हमने पिछला देखा था व्यंजक, वही व्यंजक लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या इसका कोई अर्थ नहीं है? जब व्यंजकों में एक से अधिक संक्रियाएं हो, यहाँ पर एक से अधिक संक्रियाएं हैं। संक्रियाएं 4 प्रकार की होती है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। 4 प्रकार के संक्रिया में से यहाँ 2 संक्रियाएं हैं। जब व्यंजकों में एक से अधिक संक्रियाएं हो, तो एक से अधिक संक्रियाएं मतलब एक तो यहाँ प्लस है और एक गुणा है, और कोष्टकों के द्वारा संक्रियाओं का क्रम निर्दिष्ट ना हो तो यहाँ कोई कोष्टक नहीं दिया गया है। क्रम का निर्धारण करने के लिए पदों की धारणा का उपयोग करते हैं। पद व्यंजकों के भाग होते हैं। जो यहाँ पर पद की बात चल रही, पद को समझिए कि पद क्या होता है। प्लस के चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए 12 धन 7, इसमें 2 पद है। 12 धन 7, इसमें 2 पद है। एक पद 12 है और एक पद आपका 7 है। तो एक पद तो 12 हो गया, एक पद आपका 7 है। अब इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 12 धन 7 में 12 और ये 7 और इन दोनों के बीच में प्लस का निशान। हमेशा प्लस से ही हम पदों को बताएंगे। ठीक है, अब किस प्रकार से बताएंगे देखिए। हम ऊपर की तरह ही व्यंजक को प्रत्येक पद को चिन्हित करेंगे। ध्यान रखें कि पदों को चिन्हित करने की यह विधि सामान्य विधि नहीं है। ऐसा तब किया जाएगा जब आप इस अवधारणा से परिचित नहीं हो जाते। अब 83 ऋण 14 में कौन कौन से पद है? 83 ऋण 14 में एक तो आपका हो गया 83 और एक हो गया ऋण 14। ठीक है, ये 2 पद हो सकते हैं आपके हिसाब से। एक आप ऋण भी देख लेंगे तो ऋण 14। हम जानते हैं कि किसी संख्या को घटाना उस संख्या के प्रतिलोम को जोड़ने के समान ही है। प्रतिलोम से क्या अर्थ होता है, इसका क्लियर कर लो आप। प्रतिलोम से अर्थ होता है कि उसका उल्टा। क्या होता है? उल्टा। जैसे प्लस 14 है तो इसका प्रतिलोम माइनस 14 होगा। ठीक है, याद कीजिए किसी दी गई संख्या के प्रतिलोम में उस संख्या के विपरीत चिन्ह होता है। उदाहरण के लिए 14 का प्रतिलोम ऋण 14 है और ऋण 14 का प्रतिलोम धन 14 है। इस प्रकार 83 में से 14 को घटाना 83 में ऋण 14 को जोड़ने के समान ही है। आप 83 में से 14 को घटाने को लिखते हैं तो 83 में से ऋण 14 को जोड़ने के समान ही है। अब आप इसको ऐसे समझिए, 83 ऋण यहाँ 14 लिखा है तो यहाँ 83 और यहाँ ऋण 14 और यहाँ चिन्ह उपयोग कर दिया धन का। तो 83 में हम 14 ऋण 14 को यहाँ रख के उसका प्रतिलोम जोड़ देते हैं। तो 14 यहाँ आ गया ऋण का और ये प्लस करके हम इसे लिख सकते हैं। तो ऋण 14 जोड़ने के समान ही है। ठीक है, इस प्रकार व्यंजक 83 ऋण 14 के पद ऋण 83 और ऋण 14 है।
अन्य उदाहरण लेकर जांचिए कि घटाने के को इस प्रकार जोड़ने से बदलने पर व्यंजक का मान नहीं बदलता है। क्या आप कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक में पढ़े गए पूर्णांकों को के टोकन मॉडल का उपयोग करके व्याख्या कर सकते हैं कि क्यों किसी संख्या को घटाना उसके प्रतिलोम को जोड़ने के समान होता है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है पदों की पहचान करने के लिए किसी व्यंजक के सभी घटाव इस प्रकार से योग में बदले जाते हैं। यहाँ व्यंजकों और उसके पदों के कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर ऋण 18 और ऋण 3। ठीक, तो हमने क्या किया, ऋण 18 लिख लिया और प्लस करके ऋण 3 लिख लिया। इसका मतलब वही होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम इन पदों को जोड़ के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा है 6 गुणित 5 धन 3, तो हम इसको एक पद लिखेंगे। 6 गुणित 5 1 है और उसमें योग करना है हमें 3 का। तो अब क्लियर हो गया यहाँ पर कि पहले किसको सॉल्व करना है, पहले गुणा को सॉल्व करना है और फिर आपको योग करना है। तो जो बोर्डमास है ये नियम भी आपको यही बताता है कि पहले क्या करना है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल। तो यहाँ पर मल्टीपल से अर्थ होता है गुणा का, तो पहले गुणा का चिन्ह करना है, फिर आपको जोड़ करना है और फिर आपको घटाव करना है, और उससे पहले यदि हो तो आपको भाग करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पहले गुणा करना है और फिर जोड़ना है। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल आप ढंग से पढ़ लेना, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी वह होना चाहिए। अब इसी प्रकार से ऋण 2 10 धन और धन 4 और गुणित 6, तो इसमें एक पद ये है आपका 4 गुणित 6। ठीक है, प्लस के रूप में यदि लिखें तो 4 गुणित 6 1 हो गया, ऋण 10 हो गया और 2 1 आपका होता है। कुल मिलाकर आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 और ऋण 10 और यहाँ 6 चुकू 24, ये बताने के लिए बताया गया है कि आपको 24 पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेना है 6 चुकू 24 करके, और फिर आपको इसको इसमें से घटा देना है और इसको जोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि 6 गुणित 5 4 गुणित 6 एकल पद है क्योंकि इनमें कोई प्लस का चिन्ह नहीं है। नीचे दी गई सारणी में कुछ व्यंजक दिए गए हैं, सारणी को पूरा कीजिए। सारणी को पूरा कर लेते हैं। ये आपकी यहाँ पर सारणी दी गई जो कि पेज नंबर आपके 29 के ऊपर है। तो पेज नंबर 29 पे ये सारणी दी गई है, इसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको 13 ऋण 2 धन 6 इस प्रकार से एक व्यंजक लिखा है, गणितीय रूप लिखा है। इस गणितीय व्यंजक को अलग अलग पदों के रूप में लिखना है। तो इसके अंदर एक तो आपका 13 पद है, ये आपका प्लस का है। ये ऋण 2 है, ये आपका ऋण 2 वाला पद हो गया। एक आपका 6 वाला पद हो गया और इन सबके बीच में प्लस का चिन्ह है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पदों के योग के रूप में व्यंजक को लिखा और ये आपके व्यंजक है। अब इसके अंदर पद कौन कौन से है, एक तो 13 है, एक ऋण 2 है और एक 6 है, ये आपके पद हैं। अब आपको यहाँ पर 5 धन 6 गुणित 3, तो हम देख चुके हैं कि गुणा वाले को हम एक पद मानेंगे। तो ये प्लस का 5 आपका एक पद हो गया और 6 गुणित 3 एक पद हो गया, इन दोनों के बीच में योग। तो योग के रूप में लिखना है, मतलब प्लस के चिन्ह का उपयोग करते हुए लिखना है। अब यहाँ पर आपका पद आ जाएगा 4, ठीक है, एक पद आ जाएगा यहाँ पर 15, एक पद आ जाएगा आपका 9। अब इसके अंदर यदि पदों को देखें तो यहाँ पर आपका एक पद है 5 और एक पद है 6 गुणित 3। ठीक है, पिछले को देख सकते हैं आप, यहाँ पर पद दिखाए थे कि 6 गुणित 5 एक पद था और 4 गुणित 6 एक पद था। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर ये 4 गुणित 6 एक पद था। तो ये गोल घेरे के रूप में जो है पूरा का पूरा एक पद है। तो यहाँ पर एक पद आपका 4 हो गया, एक पद आपका 15 हो गया, एक पद आपका ऋण 9 हो जाता है। इसी प्रकार से आगे यदि हम देखें इसमें तो यहाँ पर 23 आ जाएगा, यहाँ पर ऋण 2 गुणित 4 कितना हो जाएगा, ऋण 2 गुणित 4, ये आपका एक पद है और ये आपका 16 है। तो पदों को अलग अलग लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 23, ये हो गया ऋण 2 गुणित 4 और एक हो गया आपका यहाँ पर 16। तो ये पद हो गए। अब इसी प्रकार से इसमें देखें तो आपका यहाँ पर होता है
28, ये आपका 19 और ये आपका ऋण 8। तो पदों को अलग अलग लिख देते हैं। ये 28, 28 एक पद है, 19 प्लस का 1 है और ऋण का 8 आपका एक पद हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपके पदों की संख्या है, ये पद है और प्लस के रूप में इन पदों को हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए इसके आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम देखेंगे कि व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए कैसे पदों का उपयोग संक्रियाओं के क्रम का निर्धारण करने में किया जाता है। हम उन व्यंजकों से प्रारंभ करेंगे जिनमें केवल योग सभी घटाओं को उचित रूप से योग में बदलने के साथ हो। क्या पदों के योग क्रम को परिवर्तित करने से अलग अलग मान प्राप्त होता है? तो ऐसा नहीं होता है। यदि आप पदों को इधर से उधर लिख दें प्लस के रूप में तो मान नहीं बदलेंगे। यदि आप इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप इसको 6 गुणे 3 धन 5 ऐसा लिख देंगे तो भी मान वही आएगा। ठीक है, तो भी मान वही आएगा। तो पदों को जगह बदलने से, परिवर्तित करने से उनकी वैल्यू नहीं बदलती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम अदला बदली और समूहीकरण से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि इतना पार्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इसी प्रकार से मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार भी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो एक लाइक कीजिए और पिछला वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट की लिंक आपको नीचे दी गई है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।